आपने स्क्वाड बताया है उस हिसाब से सलामी बल्लेबाजी की कमी यहाँ पर नजर आती है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप किसे सलामी बल्लेबाज के रूप में देखेंगे? एक दिक्कत जो आ रही है वो है कि डेवॉन कॉनवे जी हाँ जी वो काफी अच्छा खेले थे। हालांकि पर अगर मैं उनका वर्ल्ड कप देखूं ना, ये तो दूसरा जो हाफ था उनका वर्ल्ड कप में वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक थे। और अब सिंस आपके पास बेन स्टोक्स भी आ गए हैं तो आप किसको छोड़ेंगे? आप मोइन अली जैसे खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ लेकिन आप सलामी बल्लेबाज के रूप में किस खिलाड़ी को खिलाएंगे? डेवॉन कॉनवे को अगर आप खिलाते हैं तो या तो आप प्रेटोरियस को टीम में रखेंगे या महित तिक्षाना को आप टीम में रखेंगे। तो आपको ये चयन करना होगा कि आपको सलामी बल्लेबाजी मजबूत करनी है या आपको एक गेंदबाजी क्रम मजबूत करना है। मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन किसी भी टीम की मजबूती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रकम मुंबई इंडियंस ने खर्च करी है मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा है। 17.5 करोड़ ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर साबित करना बाकी है। हालांकि घरेलू क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया के खिलाफ ही मुझे याद है जब भारत दौरे पे आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम तो एक बार इन्होंने अच्छी खेली थी। लेकिन 17.5 करोड़ रुपए खर्च करना ऐसे खिलाड़ी पे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर कैमरन ग्रीन को आप खिलाएंगे, वैसे तो खिलाएंगे, लेकिन आप इन्हें किस बल्लेबाजी क्रम में बैटिंग कराना चाहेंगे? क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आपके पास जो है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा मौजूद हैं, ईशान किशन मौजूद हैं, और अगर आप 17 करोड़ 50 लाख रुपए देकर एक खिलाड़ी को फिनिशर की भूमिका देते हैं तो कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी के साथ भी ये ज्यादती है और पैसे की रकम का गलत फायदा उठाना भी आप कह सकते हैं। हैदराबाद ने इस तरीके के खिलाड़ी लिए हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है हर एक खिलाड़ी पे कि क्या ये उस स्तर पे परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये अपना जो प्राइस टैग है क्या ये जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी टीम के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ किया हुआ है पहले से आईपीएल में। यहाँ पे अगर मैं हैदराबाद की टीम देखूं तो चाहे इन्होंने क्लासेन लिया हो, इन्होंने हैरी ब्रूक लिया हो, मयंक अग्रवाल लिया हो, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने वो खिलाड़ी अभी लिए कि वो ये पिछले साल में ऐसा प्रदर्शन करके आए। मयंक अग्रवाल का पिछले साल उतना खास नहीं रहा था। हैरी ब्रूक पे अभी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए अगर विराट कोहली सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं तो आरसीबी की हमेशा से दिक्कत रही है कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो जाता है बहुत जल्दी। और अगर विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं तो उनके मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन अगर सलामी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और डुप्लेसिस जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 20 ओवर तक एक एंकर की भूमिका निभा सके। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल के 16वें सीजन के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर झमाझम पैसे की बरसात देखने को मिली है। वहीं कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला। ऐसे में आज सारी टीमों का स्क्वाड एनालाइज करके हम आपको बताएंगे कि किस टीम की क्या सबसे बड़ी ताकत है, क्या सबसे बड़ी कमजोरी है और क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभिनव, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैं आपकी पसंदीदा टीम जानना चाहूंगा पहले कि आपकी ये जो 10 टीम है इनमें से आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है? जी मेरी हमेशा से चेन्नई सुपर किंग्स रही है। जी नीला पहन के आप चेन्नई सुपर किंग्स का समर्थन कर रहे हैं, बात थोड़ी सी अटपट है। ये सवाल तो खैर राहुल पे भी आएगा, फिर देखेंगे कि इनकी टीम और क्या जर्सी का कलर है। जी हाँ, जी हाँ, आपकी पसंद पर भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। पहले चेन्नई की बात करते हैं पहले। जी मेरी फेवरेट टीम हमेशा से चेन्नई रही है और उसका कारण सिर्फ एक है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन एक और कारण हमें कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग को मिल गया है, वो है बेन स्टोक्स। 16 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम में उन्हें चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। लेकिन इतनी मोटी रकम में खरीदने के बावजूद इस टीम में आपको क्या कमी नजर आ रही है? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें मेरे को फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। हालांकि हमारे पास मुकेश चौधरी हैं और दीपक चहार हैं, पर मुकेश चौधरी ने सिर्फ लास्ट सीजन में हमने देखा था थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस साल देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बाकी टीमों को देखें, जैसे उनके पास एकदम जैसे मोहम्मद शामी है गुजरात के पास, और बाकी टीमों के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं तेज गेंदबाजी में, पर मुकेश चौधरी अभी उस स्तर पर नहीं है। और साथ ही में दीपक चहर जो एक बहुत बड़ा नाम है, पर उनका इंजरी जो कंसर्न है कि हालांकि अगर वो फिट भी हैं और वो टीम के साथ नहीं है तो मेरे को हमेशा से अब वो एक डर सा है कि वो कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं और इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। और पिछले सीजन में उनकी कमी मेरे ख्याल से चेन्नई को बहुत खली थी, जिस वजह से उनका एक निराशाजनक सीजन रहा था। जी हाँ, अगर 4 ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करी जाए तो बेन स्टोक्स तो है ही, इनके अलावा 3 खिलाड़ी और कौन से ओवरसीज खिलाड़ी आप खिलाना चाहेंगे? जी बेन स्टोक्स के अलावा एक मैं ड्वेन प्रेटोरियस को देखता हूँ,
पिछले सीजन उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था चेन्नई के लिए, तो इस साल और अच्छा होंगे। और एक महेश तीक्षणा, जी हाँ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में एकदम से उभर के आए और एकदम मैं बल्कि पर्सनली ये जरूर कहूंगा कि मेरे को वो हसरंगा से ज्यादा अच्छे लगे थे T20 वर्ल्ड कप में। जी तो हाँ, जी हाँ। चेन्नई के लिए एक बहुत बोनस पॉइंट है ये रविंद्र जडेजा के साथ, और चौथा जो मेरा होगा वो होगा मोइन अली। जी हाँ, जी हाँ। मैं मोइन देखिए अली को- जिस हिसाब से आपका मैं स्क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं समझ गया हूँ, लेकिन जो आपने स्क्वाड बताया है उस हिसाब से सलामी बल्लेबाजी की कमी यहाँ पर नजर आती है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप किसे सलामी बल्लेबाज के रूप में यहीं देखेंगे? पे एक दिक्कत जो आ रही है वो है कि डेवॉन कॉनवे जी हाँ, जी वो काफी अच्छा खेले थे, हालांकि पर अगर मैं उनका वर्ल्ड कप देखूं ना, ये तो दूसरा जो हाफ था उनका वर्ल्ड कप में वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक थे। और अब सिंस आपके पास बेन स्टोक्स भी आ गए हैं तो आप किसको छोड़ेंगे? आप मोइन अली जैसे खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ लेकिन सकते। आप सलामी बल्लेबाज के रूप में किस खिलाड़ी को खिलाएंगे? डेवॉन कॉनवे को अगर आप खिलाते हैं तो या तो आप प्रेटोरियस को टीम में रखेंगे या महीत तीक्षाना को आप टीम में रखेंगे। तो आपको ये चयन करना होगा कि आपको सलामी बल्लेबाजी मजबूत करनी है या आपको एक गेंदबाजी क्रम मजबूत करना है। देखिए यहाँ पे तो मेरे ख्याल में ये एक डिसीजन जो होगा वो चेन्नई के लिए भी काफी मुश्किल रहेगा, पर अगर उनको ओपनिंग के हिसाब से देखना है तो फिर तो उनको डिवॉन कॉनवे के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर ड्वेन प्रेटोरियस को हटाकर किसी भारतीय खिलाड़ी पे ही उनको भरोसा करना पड़ेगा और वो देखने लायक होगा। देखिए मुझे लगता है चेन्नई की गेंदबाजी की, जहां तक आपने बात करी तेज गेंदबाजी में, चेन्नई के पास काइल जेमिसन जैसे गेंदबाज हैं। बेन स्टोक्स की हमने बात करी, वो भी काफी अच्छा बतौर ऑलराउंडर के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। इसके अलावा शिवम दुबे का विकल्प उनके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि तेज गेंदबाजी में कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल में बड़े देखिए medium प्रॉपर पेसर आ तेज गए। गेंदबाज नहीं है। अगर आप इनको देखें जिनका अभी आपने काइल नाम जेमिसन। काइल जेमिसन को लिया तो वो अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन पर आप शिवम किसको दुबे को छोड़ेंगे बात वापस? करें, नहीं, हाँ, पर आप छोड़ेंगे किसको? छोड़ेंगे Foreign किसे? player लेकिन किसको? यहाँ देखिए, पे आपने- कॉनवे और प्रेटोरियस को एक साथ खिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखा जाए तो तेज गेंदबाज तो प्रेटोरियस भी हुए उस तरीके से। आपने जिस तरीके से गेंदबाजी की मजबूती की बात करी, मैं कह रहा हूँ जैसे अगर दीपक चाहर चोटिल हो जाते हैं तो उसके अलावा भी विकल्प चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मौजूद हैं। और आप जहां तक बात करते हैं कि कितने आप निपुण तेज गेंदबाज हैं, तो आपको T20 में इस बात का फायदा मिलता है कि आपको मैच 4 ओवर करवाने हैं, तो एक पार्ट टाइम गेंदबाज भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ मैं T20 थोड़ा सा क्रिकेट में। डिसएग्री करूंगा राहुल से, क्योंकि आप बाकी टीमों के नाम देखिए ना, किसी के पास लॉकी फर्ग्यूसन है, कहीं मार्क वुड है। आप वो देखिए, 4 आप- ओवर की अहमियत समझिए, वो किस आप चाहे लोकी फर्ग्यूसन करवाएं, जसप्रीत बुमराह से करवाएं, लेकिन करवा वो भी केवल 4 ओवर ही सकते हैं। और 4 ओवर देखिए T20 क्रिकेट देखिए में 4 ओवर ही सबसे ज्यादा सर, मायने मैं रखती है। यहाँ तो एक ओवर। यहाँ एक ओवर पूरे मैच का पासा पलट सकता है। आप 4 ओवर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं राहुल से वो 4 ओवरसीज खिलाड़ी के नाम जानना चाहूंगा जो वो चेन्नई में खिलाना चाहेंगे। देखिए चेन्नई में अगर ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें तो डिवॉन कॉनवे मेरे को लगता है कि सबसे बेहतर विकल्प रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग के लिए। इसके अलावा मोइन अली को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में बेन स्टोक्स की जगह तय है अगर वो चोटिल नहीं होता किसी भी प्रकार से। और उसके अलावा चौथे खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा चेन्नई को माथापच्ची करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो महीश तीक्षणा हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब बात करते हैं दूसरी टीम, वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इस नीलामी में उन्होंने कुछ खास खिलाड़ियों की नीलामी नहीं की, कोई बड़े खिलाड़ी उन्होंने नहीं खरीदे, लेकिन इसके हिसाब से भी अब उनकी टीम को एनालाइज करेंगे कि अभी भी इस टीम में क्या स्ट्रेंथ है और क्या इनकी कमजोरी है। क्या स्ट्रेंथ सबसे बड़ी आपको आरसीबी की नजर आ रही है? जी, इनके पास जो पावर हिटर्स और जो बड़े नाम हैं फॉरेन ओवरसीज में, मैं एक चीज आरसीबी की जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस सीजन में, इस ऑक्शन में, वो ये कि उन्होंने कोई बड़े नाम नहीं लिए हैं ऐसे इस ऑक्शन में, पर जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसमें से कुछ खिलाड़ियों ने इस बीते साल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि अब वो अपने आप में बड़े नाम बन गए। जैसे फिन एलन, जी हाँ, जी हाँ। एक साल में, मतलब पिछले साल शायद आप उतना नहीं जानते होंगे फिन एलन को या नाम नहीं सुना होगा, पर इस साल जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, अब सब देखना चाहेंगे उनको ओपनिंग करते हुए। 4 ओवरसीज खिलाड़ी कौन से होंगे आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में? मेरे हिसाब से अगर हम कप्तान RCB की फाफ बात डुप्लेसिस करें, की जी जगह कप्तान तो है। फाफ डुप्लेसिस तो है ही हैं, जॉश हेजलवुड भी होंगे दूसरे जी हाँ। विकल्प। फाफ डुप्लेसिस के साथ मैं फिन एलन को सलामी बल्लेबाज के रूप में देखना चाहूंगा। यहाँ पर अब मेरे लिए जो एक दिक्कत आ रही है वो है ग्लेन मैक्सवेल और हसरंगा। दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर एक जो चीज है ना वो है कि मैक्सवेल अभी चोटिल है, जी हाँ। तो वो चोट से उबरने के बाद कितना अच्छा वो प्रदर्शन कर पाएंगे, कितने टाइम तक वो फिट हो पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए मैं हाल फिलहाल के लिए मैं हसरंगा, फिन एलन, डुप्लेसी और हेजलवुड को देखना चाहूंगा। पर अगर मैक्सवेल फिट हो जाते हैं पूरी सीजन के लिए तो मैक्सवेल टीम में आएंगे और फिन एलन को बाहर बैठना पड़ेगा।
आपके हिसाब से? मेरे को, मैं बाकी की टीम से अभिनव के समर्थन करता हूँ, लेकिन फिन एलन की जगह मुझे लगता है कि इस बार विराट कोहली हमें सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, अगर विराट कोहली सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं तो आरसीबी की हमेशा से दिक्कत रही है कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो जाता है बहुत जल्दी। और अगर विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं तो उनके मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन अगर सलामी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और डुप्लेसिस जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 20 ओवर तक एक एंकर की भूमिका निभा सके। और देखिए, पिछले साल भले ही रजत पाटीदार ने शतक मारा था, लेकिन अभी भी उनमें इतनी प्रतिभा नहीं है कि मैं उनकी प्रतिभा पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक एक्सपीरियंस की बात की जाए, एक विस्फोटक बल्लेबाजी की बात की जाए, तो वो टेक्निक शायद उनमें अभी नहीं है। तो ऐसे में विस्फोटक बल्लेबाजी की कमी है और सलामी बल्लेबाज की कमी इस टीम में मेरे को नजर आ रही है। देखिए, मैं इसी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो T20 क्रिकेट की हमने बात करी है, यहाँ पर आपको पहले नंबर और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको शुरुआत से तेज बैटिंग करनी होती है। पावर प्ले में आपको निश्चित तौर पे ज़्यादा रन चाहिए होते हैं पहले पावर प्ले में विपक्षी पर दबाव बनाने के लिए। तो यहाँ पर विराट कोहली अगर पहले नंबर पर आए या दूसरे नंबर पर आए तो उसे ज़्यादा प्रभाव मेरे को नहीं लगता पड़ेगा। और उसके अलावा आपके पास दिनेश कार्तिक है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए, अनुज रावत हैं आपके पास, सुयश प्रभु देसाई को भी मौका दिया जा सकता है, वो भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा हैं, लेकिन मौका दिया जा सकता है। और रजत पाटीदार आपने जैसा नाम लिया, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक बात करें ऑलराउंडर की भूमिका में तो शाहबाज अहमद और ग्लेन मैक्सवेल हैं, और इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो है हसरंगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऑलराउंडर की भूमिका आरसीबी के लिए निभा सकते हैं। अब तीसरी टीम हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। पिछला सीजन उनके लिए बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन इस साल उन्होंने एक खिलाड़ी पर बड़ी बोली लगाई है और उस खिलाड़ी का नाम है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन को 17 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा गया है, और कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि इस खिलाड़ी की प्रतिभा के अनुसार इसे ज्यादा रकम दी गई है। ऐसे में राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस खिलाड़ी का जो चयन जिस तरीके से टीम में किया गया है, इतनी मोटी बोली लगाकर, अब ये टीम की ताकत बनी है या कमजोरी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन किसी भी टीम की मजबूती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रकम मुंबई इंडियंस ने खर्च करी है मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा है। 17.5 करोड़ ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर साबित करना बाकी है। हालांकि घरेलू क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और इंडिया के खिलाफ ही मुझे याद है जब भारत दौरे पे आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो एक बार उन्होंने अच्छी खेली थी। लेकिन 17.5 करोड़ रुपए खर्च करना ऐसे खिलाड़ी पे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन एक बात जो मुंबई इंडियंस ने अच्छी करी, जाय रिचर्डसन को खरीदा है 1.5 करोड़ में, ये काफी अच्छी डील साबित हो सकती है मुंबई के लिए। और पिछले 1-2 सीजन मेरे ख्याल से मुंबई के लिए काफी खराब रहे हैं, तो मुझे लगता है इस सीजन वो इन खिलाड़ियों के दम पर अच्छा कमबैक कर सकते हैं। जी हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की बात करें तो पैसे की उनके पास पहले भी कमी नहीं थी, तो अगर एक खिलाड़ी पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर भी दिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये इस खिलाड़ी में इतनी प्रतिभा है कि ये अकेले दम पर मैच जिता सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा यहाँ पर ये होता है कि अगर कैमरून ग्रीन को आप खिलाएंगे, पैसे तो खिलाएंगे, लेकिन आप इन्हें किस बल्लेबाजी क्रम में बैटिंग कराना चाहेंगे? क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आपके पास जो है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा मौजूद हैं, ईशान किशन मौजूद हैं, और अगर आप 17 करोड़ 50 लाख रुपए देकर एक खिलाड़ी को फिनिशर की भूमिका देते हैं तो कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी के साथ भी ये ज्यादती है और पैसे की रकम का गलत फायदा उठाना भी आप कह सकते हैं। जी मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा अगर कैमरून ग्रीन को आप फिनिशर की भूमिका छोड़िए, अगर आप उनको ओपनिंग के अलावा किसी और स्पॉट पे भी खिलाएंगे। अगर आपने इतना पैसा देकर किसी एक खिलाड़ी पे, जैसे राहुल ने बोला कि इतने छोटे से एक परफॉर्मेंस को जज करके अगर आपने इतना पैसा लगाया है, तब उसी पोजीशन पे खिलाएंगे जिस पोजीशन के लिए आपने उनको देखा है और जांचा और परखा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा बतौर कप्तान। जैसे हम बात करते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि टीम के लिए क्या बेहतर है। जी हाँ, जी वो हाँ। देखते हुए रोहित शर्मा को नीचे बतौर कप्तान भी और बतौर उनके फॉर्म को भी अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से सलामी बल्लेबाजी करते हुए खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और वो इससे पहले आईपीएल के इतिहास में नंबर 3 नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बैटिंग पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को कुर्बान करना पड़ेगा इस खिलाड़ी के लिए। लग रहा है जैसे कहते हैं ना अंकित भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो हो सकता है अगर रोहित शर्मा नीचे आए और वहां से थोड़ा फॉर्म मिले तो हो सकता है भारतीय टीम के लिए वो। जी हाँ, बिल्कुल जी। जैसे वो टूटे हुए अंगूठे से अगर अर्धशतक जड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए अंगूठे के साथ शतक भी जड़ सकते हैं भाई। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को लगी है कि इस टीम का जो गेंदबाजी लाइनअप है वो भी खासकर पेस अटैक। आपके पास जोफ्रा आर्चर है, जसप्रीत बुमराह है,
बेरेंड्रॉफ है और एक और खिलाड़ी का अभी जाय रिचर्डसन। तो इनका जो पेस अटैक है, मुझे लगता है कि जितनी भी ये 10 टीमें हैं उन 10 टीमों के मुकाबले सबसे बढ़िया पेस अटैक मुंबई इंडियंस का है। लेकिन अब बात करते हैं पर अंकित भाई, अगर जाय रिचर्डसन और कैमरन ग्रीन को खिला रहे हैं तो बाकी 2 ओवरसीज खिलाड़ी कौन होंगे? देखिए, जाय रिचर्डसन तो नहीं खेलेंगे जहां तक अगर मुझे लगता है कि अगर आप तेज गेंदबाज को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी जो है वो जोफ्रा आर्चर को ही दी जाएगी। अगर ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें तुम्हारा दिवॉल्ट ब्रेविस भी हो सकते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। मेरे को भी लग रहा है दिवॉल्ट ब्रेविस को खिला सकते हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और कैमरन ग्रीन तो हैं ही हैं 2। टिम डेविड भी खिलाना पड़ेगा अगर आपको फिनिशर की भूमिका, क्योंकि यही एक स्पॉट है जो थोड़ा मुंबई के लिए भी एक कमजोर स्पॉट है। और अगर इसके अलावा भी इनके पास जो विकल्प हैं वो भी फॉरनर ही हैं, क्रिस्टियन स्टब्स हो गया या दिवॉल्ट ब्रेविस हो गया, तो मेरे ख्याल से इन्हीं 3 में ये मिला के अपनी जी बिल्कुल पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिनिशर की भूमिका में जो है वो टिम डेविड आ सकते हैं, या फिर इसके अलावा जैसा कि अभिनव ने बताया कि ब्रेविस का नाम भी लिया जा सकता है कि उन्हें एक फिनिशर की भूमिका दी जाए, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं केकेआर की। कुछ खास खिलाड़ियों में इन्वेस्ट इन्होंने नहीं किया, लेकिन एक खिलाड़ी को इन्होंने खरीदा है जिसका नाम पिछले डोमेस्टिक सीजन में काफ़ी बढ़ चढ़कर बोला है, और नाम है नारायण जगदीशन। उन्हें 90 लाख रुपए में खरीदा गया है। और इसके अलावा कुछ और ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज इन्होंने लिए हैं जैसे कि लिटन दास, और ऑलराउंडर हैं शाकिब अल हसन। तो ऐसे में राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, केकेआर की आप काफ़ी प्रशंसक भी रहे हैं केकेआर के, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनकी टीम में क्या आपको कोई कमी नज़र आती है अभी भी, या पूरी स्ट्रेंथ है? देखिए, केकेआर की टीम मेरे ख्याल से अभी एक बैलेंस्ड स्क्वाड है। इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटर भी नहीं कह सकते या फिर बिल्कुल खराब भी नहीं कहेंगे। एक औसत टीम है जो किसी भी पल गेम को पलट सकती है और टूर्नामेंट जीत सकती है। यहाँ पर शाकिब को अपनी टीम में शामिल करके कोलकाता ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन को गुजरात के साथ ट्रेड किया है, तो उसकी गेंदबाजी स्ट्रेंथ मजबूत हुई है। बल्लेबाजी में वेंकटेश अय्यर हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज ट्रेड हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। इसके अलावा लिटन दास को भी इन्होंने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि केकेआर में वो दम है कि अगले साल की ट्रॉफी उठा सकें। हाँ, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये टीम नजर आ रही है, इसमें भी मुझे एक सलामी बल्लेबाज की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। आपके हिसाब से सलामी बल्लेबाज इस टीम में कौन हो सकता है? जी, मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से केकेआर ने रहमानुल्लाह गुरबाज को गुजरात से लिया है ऑक्शन से पहले ही, तो मेरे को लग रहा है इस पे वो दाव लगाना चाहेंगे और गुरबाज से वो ओपनिंग करवाना चाहेंगे। जी। और साथ में मेरे को लग रहा है नारायण जगदीशन के साथ वो लोग जाएंगे। जी हाँ, सलामी बल्लेबाजी के लिए। सलामी तो बल्लेबाज जगदीशन और रहमानुल्लाह गुरबाज। देखिए अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें तो इनका, अगर केकेआर के इतिहास की भी बात करें तो इनका ओपनिंग जो है, ओपनिंग स्लॉट जो है हमेशा दुविधा में रहा है कि कभी किसी को मौका दे देते हैं, कभी किसी को। वेंकटेश अय्यर से ये सलामी बल्लेबाजी करवा चुके हैं, सुनील नारायण से करवा चुके हैं, और नीतीश राणा से करवा चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विस्फोटक बल्लेबाजी के रूप में और एक खिलाड़ी के फॉर्म के आधार पर भी अगर देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर को मेरे हिसाब से सलामी बल्लेबाज के रूप में देखना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है आपकी बात जी। को। मैं यहाँ से ना एक चीज बस कहना चाहूंगा, मैं केकेआर से थोड़ा सा निराश हूँ जिस तरीके से उनका ऑक्शन गया है, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने खिलाड़ी लिए हैं, ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा बिजी टीम यही थी। 3 बड़े नाम लिए इन्होंने, पर अगर उसमें जैसे शार्दुल ठाकुर 10 करोड़ का लिया, अगर वहां पे थोड़े पैसे की बचाते तो ये बहुत पोटेंशियल था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्वाड खड़ी करने का। अब यहाँ अगर हम टीम देखें, शाकिब हुआ, लिटन दास हुए, ये सब इन्होंने रीसेल में खरीदे हैं। ये पहले अनसोल्ड जाने दी। अगर ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते तो आप इनको पहले ही लेते। यानी इनको लिटन दास में उतना भरोसा नहीं है, ना ही शाकिब में उतना भरोसा है कि इनकी फर्स्ट टीम में रहेंगे। तो वहाँ मेरे को कहीं ना कहीं इनके एक मैनेजमेंट पे डाउट है, जिस वजह से मेरे को वेंकटेश अय्यर पे भी ओपनिंग में थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या ये अब उससे कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि इंडिया की टीम में अब नीचे खिला रहे हैं, तो क्या हम उसी स्लॉट में वेंकटेश अय्यर को कंटिन्यू जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक आपने लिटन दास की बात करी और शाकिब अल हसन की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जो है सेकंड राउंड में लिया गया है, और जो आईपीएल का पहला राउंड जो होगा उसमें इन्हें शायद खेलने का मौका ही नहीं दिया जाए। ये बेंच पर ही शायद दिखाई हमें दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। इनके पास अच्छा खासा पर्स वैल्यू था, कई बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा है, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बढ़ाया है। लेकिन स्ट्रेंथ के बावजूद भी इस टीम में अभी भी कुछ खामियां रह गई है। इस पर हम अभिनव आपसे जानना चाहेंगे कि एक खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है, हैरी ब्रूक नाम है। हैरी ब्रूक 13 करोड़ में उन्हें खरीदा गया है। लेकिन
देखिए मैं उनकी कीमत पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रतिभा के अनुसार देखा जाए, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है वो टेस्ट मैच में दिखाया है, ओडीआई में दिखाया है, लेकिन T20 में शायद उनका बल्ला इतना नहीं चला है। तो वो टीम की स्ट्रेंथ का काम करेंगे या फिर एक कमजोरी साबित भी हो सकते हैं रकम के अनुसार भी। जी, ये बिल्कुल जैसा आपका सवाल है ना, यही मेरा जवाब रहेगा कि हैदराबाद ने जिस तरीके के खिलाड़ी लिए हैं उस पे एक प्रश्न चिन्ह है हर एक खिलाड़ी पे कि क्या ये उस स्तर पे परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये अपना जो प्राइस टैग है क्या ये जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी टीम के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ किया हुआ है पहले से आईपीएल में। यहाँ पे अगर मैं हैदराबाद की टीम देखूं तो चाहे इन्होंने क्लासेन लिया हो, इन्होंने हैरी ब्रूक लिया हो, मयंक अग्रवाल लिया हो, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने वो खिलाड़ी अभी लिए कि वो ये पिछले साल में ऐसा प्रदर्शन करके आए। मयंक अग्रवाल का पिछले साल उतना खास नहीं रहा था। हैरी ब्रूक पे अभी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, करने में बहुत बढ़िया रह जाएगा, पर अगर नहीं किया तो आपके 13.25 करोड़ जाया जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हैरी ब्रूक को आप किस क्रम में खिलाना चाहेंगे। अगर आप उन्हें सलामी बल्लेबाज की भूमिका देना चाहेंगे, अगर आप सलामी बल्लेबाज की भूमिका उन्हें देते हैं तो अभिषेक शर्मा जिन्होंने पिछले साल सलामी बल्लेबाजी की थी उन्हें आपको हटाना पड़ेगा, और मयंक अग्रवाल जहां तक मुझे लगता है कि उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में ही टीम ने लिया है। लेकिन दो खिलाड़ियों पर मैं बात करना चाहूँगा हैरी ब्रूक के अलावा। जो फॉरनर हैं वो है हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन का अगर आप पिछले जो अभी तक उन्होंने आईपीएल खेले हैं, एक सीज़न में उनका एवरेज 4.5 का रहा, दूसरे सीज़न में उनका जो एवरेज जो है वो 13.5 का रहा। इस खिलाड़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आईपीएल में रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी खराब रहा है। इसके बावजूद इस खिलाड़ी की रकम जो है वो 5 करोड़ 25 लाख रुपए लगाई गई है। इस पर राहुल आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हैदराबाद की ऑक्शन वाली रणनीति हमेशा जो है सवालों की कटघरे में रही है, चाहे वो हम पिछले साल के मेगा ऑक्शन की बात करें या इस बार की ऑक्शन की। हालांकि कुछ फैसले उनके सटीक भी साबित होते हैं। देखिए, इसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो अन्य खिलाड़ी जो एसआरएच ने खरीदे हैं, मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी वर्थ इट उनके लिए साबित हो सकते हैं, जैसे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल मुझे लगता है एक बेहतर सलामी बल्लेबाज का विकल्प उनके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा जो है जम्मू के एक और खिलाड़ी को उन्होंने विभ्रांत शर्मा को 2.5 करोड़ के आसपास में खरीदा है। तो कुछ ऐसे उनके भी, जैसे उमरान मलिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो एसआरएच के कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं ऑक्शन में जो एसआरएच के लिए तो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन टीम इंडिया के लिए बड़ी खोज साबित हुए हैं। जी हाँ। मैं बस ये कहूंगा कि एसआरएच के पास जो पोटेंशियल है ना स्क्वाड में, वो एक ऐसा पोटेंशियल भी है इनके पास कि ये बिना कोई मैच हारे भी जीत सकते हैं, पर एक ऐसा भी पोटेंशियल है कि ये बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन ना करे। आप इनकी एक बार बॉलिंग लाइनअप देखें यहाँ पे, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक, मतलब आप 3 ऐसे नाम आप जो लगातार गेंदबाज। और उसके अलावा आप लेग स्पिनर में देखें तो आदिल रशीद, जो कहीं ना कहीं सस्ता और टिकाऊ बाय अगर जो किया है वो है आदिल रशीद, क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और भारत की पिचों पर इन्हें काफी मदद भी मिलने वाली है। और अंकित, अगर हम यहाँ देखें, वॉशिंगटन सुंदर है इनके पास जो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर और बल्लेबाजी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम बल्लेबाजों में देखें, हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, मार्करम, क्लासेन और राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सेंचुरी मारी थी। ये तो टीम में जी हाँ, एक स्क्वाड देखें, कितनी खतरनाक स्क्वाड बिल्कुल नजर आ रही है। सब में से अगर बॉलिंग में सबसे ज्यादा बढ़िया, बैटिंग में सबसे बढ़िया, बस एक वो राइट कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है जब नहीं मिलता कि किस खिलाड़ी को आप कहां पर खिलाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सनराइजर हैदराबाद के लिए आएगी, वो है ओवरसीज खिलाड़ियों की, किस ओवरसीज खिलाड़ी को खिलाया जाएगा।